हेलो स्टूडेंट्स। हम आज कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट का डीओई का पेपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है अकाउंट्स के बच्चों के लिए, तो आप जल्दी से देख लें ये सॉल्यूशंस है। ये बिल्कुल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होंगे या इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखें क्या आंसर्स और अपने आंसर्स देख लें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैच हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्या पूछा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारे को पहले एक्यूरल कॉन्सेप्ट समझ लेना है क्या है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी के लिए काम करें और काम करने का हमें पता लग जाए कि जैसे हमने किसी के लिए, किसी ने हमसे बोला ट्यूशन पढ़ा दो और ट्यूशन टीचर ने ट्यूशन पढ़ा दिया उसे, ठीक है, तो उसने अपना काम कर लिया, तो अब उसे पैसे मिलेंगे, तो वो एक एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। यानी कोई भी काम अगर किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो अब काम करने के बाद उसे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट कहलाएगा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट एक अकाउंटिंग स्टेट है जहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड तो करा जाता है, ठीक है, क्लियर सी बात है, मगर काम जब डन हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन जो है बोला है नॉट एक्यूरल कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक्यूरल नहीं है। इसके हिसाब से एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन पेड, ये जो है एक्यूरियल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिकॉर्डिंग एक्सपेंस व्हेन दे आर पेड, ठीक है, तो कोई हमने एक्सपेंस जो है अगर हमने पे कर दिया और उनको रिकॉर्ड कराया, तो इसलिए रिकॉर्ड कराया कि फ्यूचर में हमें पता रहे कि हम वो एक्सपेंस पे कर चुके हैं। क्लियर हो गया? तो जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी पेड एक्सपेंस का, यानी हमने पैसा दे दिया, जबकि एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या है, हमने काम तो कर लिया पर अभी हमारे को पेमेंट नहीं मिला है। क्लियर है? ठीक है, या कुछ समय बाद मिलने वाला है, तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहलाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट है, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अपेयर इन बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा अकाउंट जो है बैलेंस शीट में दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट क्या होती है? एक ऐसी शीट होती है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है। यानी जो कोई भी कंपनी है वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, या एवरेज है, या वीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमें जानना है किसी भी कंपनी के बारे में, या कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या एवरेज करेगी या कुछ भी नहीं करेगी, हो सकता है उसका डाउनफॉल शुरू होने वाला हो, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जानना हो, तुम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट की स्टडी करते हो। तो बोला इसने कौन सा अकाउंट जो है विल अपेयर इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट अपेयर होगा जिससे हम इस बारे में पता लगाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट, यानी कंपनी की कैपिटल कितनी बढ़ रही है आने वाले समय में, कंपनी अपनी कैपिटल को कितना बढ़ाएगी। समझ रहे हो? तो जैसे कि आज रिलायंस की बात कर ले या टाटा की बात कर ले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले रिलायंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है। वो क्यों है? क्योंकि रिलायंस अपनी कैपिटल जो है वो बढ़ाती जा रही है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बिजनेस कर रही है रिलायंस, ठीक है, जैसे कपड़े में भी है रिलायंस, तो फूड में भी रिलायंस है, इलेक्ट्रिसिटी में भी रिलायंस है, और भी बहुत सारी चीज़ों में कैपिटल अकाउंट जो है किसी भी कंपनी का जो है वो उसकी बैलेंस शीट में जो है रिफ्लेक्ट होता है, और जिससे हम बता पाते हैं कि कंपनी की कैसी पोजीशन है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल अकाउंट। रियल एसेट, रियल एसेट क्या है, कौन सी इसमें से, पहले तो हमें रियल एसेट के बारे में पता होना जरूरी है। तो बेटा रियल एसेट कौन सी होती है? तो रियल एसेट वो होती है जो हमें फिजिकली दिखाई दे, यानी टेंजेबल एसेट। जैसे हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हमें प्लांट्स दिखाई दे रहा है, प्लांट समझ रहे हो, यानी यानी फैक्ट्री दिखाई दे रही है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, मशीन्स दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है, ये टेंजेबल एसेट है, रियल एसेट है। उसके अलावा इंटेंजेबल भी हो सकती हैं, जैसे हमें कोई पेटेंट है, सॉफ्टवेयर है, गुडविल है, वो भी एक एसेट हो सकती है, ठीक है। तो इसने बोला है कौन सी रियल एसेट नहीं है, तो ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो एक रियल एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, वैसे ही समझ आ रहा है। ये तीनों एसेट है और ये एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं तुम्हें पता ही होना चाहिए। ये एक्सपेंस जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो उस बिजनेस को करने के समय पे हम जो खर्चा करते हैं, जैसे कुछ हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ सैम्पलिंग कर रहे हैं, और भी कुछ काम हो सकते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को स्टार्ट करने में किया गया खर्चा, उन्हें हम
एक्सपेंस या कोई छोटे एक्सपेंस को बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि पेपर में ऊपर नीचे भी हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन सी ट्रांजेक्शन इनमें से जो है अफेक्ट नहीं डालेगी? तो ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू बैंक। देखो कैश और बैंक दोनों ही एसेट होती हैं, ठीक है, तो ये बात सीधी है। अगर हमने क्या करा, हमारी जेब में 50,000 रुपये पड़े थे और हमने उन्हें बैंक में डाल दिया तो क्या होगा, हमारी कैश वाली एसेट, जो कैश वाली एसेट है वो तो डिक्रीज हो जाएगी और बैंक वाली एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही एसेट डेबिट साइड में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से 50 कम हुए तो वहाँ पर 50,000 क्या हो गए बेटा, 50K क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है मगर सेम ही साइड में, यानी डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, तो उससे अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू बैंक के लिए करेक्ट आंसर हो। समझ आया? यानी कोई भी अगर इफेक्ट सेम अमाउंट का या तो डेबिट साइड में बढ़ रहा है या क्रेडिट साइड में बढ़ रहा है और घट रहा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट क्या है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, एक नॉन रिकरिंग इनकम होती है, ठीक है, जो जनरेट होती है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें नॉर्मली हम कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं। ज़्यादातर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई फिक्स एसेट को सेल कर दिया या हमने कोई लोन ले लिया, उसके द्वारा अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट है। तो यहाँ पर बोला है तो कौन सी ऐसी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, तो कौन सी नहीं है कैपिटल रिसिप्ट, तो कमीशन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर हमने कमीशन प्राप्त करी, कमीशन क्या है, कमीशन हमें रोज थोड़ी मिलेगी, जब जब हम बिजनेस में क्या करेंगे, कोई डील ऐसी करेंगे जिसमें हमें कोई कमीशन मिल रहा है तो वो क्या है, उसके द्वारा आया हुआ पैसा कैपिटल को क्या है बढ़ा रहा होगा, वो उसका हमारे कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है पर वो एक इनकम है। तो कमीशन रिसीव्ड एक एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि कमीशन रिसीव जो है वो एक रिकरिंग रेवेन्यू है। क्लियर है? समझ आया? तो नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट इसका क्या है, क्यों ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारा अकाउंटिंग में जनरली हम उसे एंटर नहीं करते। देखो बजटिंग जो है, बजटिंग जो है वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो यूज करा जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समझ आ गया? तो बजटिंग क्या है, एक फाइनेंशियल नॉट अ फंक्शन। फंक्शन होता है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करंट लाइबिलिटी। देखो करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, वो लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी, देखो लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। यहाँ पर बेटा पूछा है हमसे कौन सी जो है इनमें से करंट लाइबिलिटी। देखो एक लाइबिलिटी करंट होती है और एक नॉन करंट होती है। तो जो लाइबिलिटीज हमें कम समय के अंदर पे करनी होती है, यानी विद इन अ 12 मंथ, 12 महीने या 1 साल या 1 साल से पहले जिनको हमें जरूर पे करना पड़ेगा उन्हें बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। और जिनको हमें पे करने में लंबा समय मिल जाए, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसे बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। इसका एग्जाम्पल समझ लो, अगर हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो एक करंट लाइबिलिटी होगा, और अगर हमें होम लोन ले रखा है और होम लोन को हमें पे करना है तो हम लंबे समय में 10 साल, 20 साल, तो वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकता है। तो बोला है करंट लाइबिलिटी कौन सी इसमें से नहीं है, तो जो करंट लाइबिलिटी नहीं है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, यानी 1 साल से ज़्यादा। क्रेडिटर किससे उधार लिया है तो उसे 2-4 महीने में देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी की सैलरी 1 महीने नहीं दी तुमने, दूसरे महीने या तीसरे महीने तो दोगे। तो लॉन रिपेबल आफ्टर
5 ईयर या 5 साल के अंदर, तो इसका आंसर होगा नॉट लिखा। अगर नॉट ना लिखा होता फिर इनमें से कोई भी कह सकते हो करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात, तो इसका आंसर 5, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय तक जब मिलता है तो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और जो 1 साल से कम में पे करनी है वो शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। तो प्रिंसिपल कौन से हैं ड्यूअल एस्पेक्ट रिस्पेक्ट के, ये इसमें पूछा हुआ है। जो प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट का वो है एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। तो बेटा हमें बोला है ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है 2, ड्यूल का मतलब होता है 2। तो कोई भी ट्रांजेक्शन, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करा भी होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी करते हैं तो हमेशा या तो एसेट और लाइबिलिटी में दोनों जगह पे हम पोस्टिंग करते हैं, या एसेट ठीक है में पोस्टिंग हो जाती है 2 जगह, या लाइबिलिटी में भी 2 जगह ऐसा हो जाती है, ठीक है। मगर 2 जगह जरूर होंगी, 2 से ज़्यादा भी हो जाती है, कई बार 3 भी हो जाती है, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि पोस्टिंग एक ही जगह हो। तो ड्यूअल एस्पेक्ट स्टेट ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हर ट्रांजेक्शन को हमें 2 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ड्यूअल हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, असर्शन रीजन है, फटाफट से समझ लेते हैं। असर्शन रीजन 9, पहला असर्शन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक। जो ट्रायल बैलेंस होता है क्या वो इसलिए बनाया जाता है कि जो भी बुक है उसकी मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक का मैथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करें, तो ट्रू है, सही है। ट्रायल बैलेंस इंक्लूड ओनली नॉमिनल अकाउंट, ये फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट भी जोड़े जाएं, तो इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देख लेते हैं क्वेश्चन, कैश बुक सर्व एज अ पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। जो कैश बुक होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि वो जर्नल और लेजर दोनों के बारे में बता सके, तो इसका असर्शन ट्रू है। कैश बुक से हमें जर्नल और लेजर दोनों को देखना पड़ेगा, जब ही हम कैश बुक को बना पाएंगे। जर्नल भी चाहिए, लेजर भी चाहिए, दोनों की हेल्प हम कई बार लेते हैं। रीजन है इट रिकॉर्ड ओनली इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो कैश बुक, जो हमारा कैश बुक है वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, ये गलत है। ये है ये कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शनों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है 11, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अगर हम कैपिटल पे पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारी बिजनेस की इनकम को बढ़ाने में हेल्प करता है, ट्रू है। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और हमारे पे पहले एक मशीन थी और उस मशीन से हम 10,000 डब्बे पर डे बना रहे हैं और उनको मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब अगर हमें और कमाई करनी है तो हम 2 मशीन ले लेंगे। तो जब हम मशीन खरीदेंगे तो हमारे पहले पैसे खर्च होंगे नहीं होंगे मशीन को खर्च लेने में, तो उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मगर हम पहले 10,000 बॉक्स बना रहे थे पर डे, अब कितने बनाएंगे हम, अब 20,000 बॉक्स बनाएंगे। तो हम ज़्यादा माल बनाएंगे, ज़्यादा मार्केट में सेल करेंगे, तो हमारा बिजनेस की अर्निंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसका रीजन, रीजन है इट इज इंक्लूड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, ये इसका फॉल्स है। तो इसका भी असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही और रीजन गलत होने के कारण इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा। 12th, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू मैच कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। जो डेप्रिसिएशन होता है वो चार्ज होता है मैच करने के लिए कॉस्ट रेवेन्यू को, और डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस। तो जो इसमें बोला हुआ है डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज टू मैच कॉन्सेप्ट बोला है, ये भी देख लेते हैं अभी क्या है बेटा। आपको बता ही दिया था मैंने, इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो एक कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई हमने मशीन खरीदी या हमने कोई कार खरीदी, कोई कार 2025 में खरीदी 10 लाख रुपए की 2025 में। अब अगर 2025 में कोई कार खरीदी है और 2030 में 2030 में हम कार को सेल कर रहे हैं, तो क्या उस कार के हमारे को उतने ही पैसे मिलेंगे, तो उसके पैसे क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्या कार चल नहीं रही, चल रही है, सब कुछ है, मगर टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, पर वो कैश एक्सपेंस नहीं होता। मगर डेप्रिसिएशन चार्ज टू मैच कॉस्ट रेवेन्यू बिल्कुल सही है।
डेप्रिसिएशन जो है, जो रेवेन्यू होती है उसको मैच करने में काम आता है। तो इसका असर्शन सही है, रीजन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। फिर इसके करेक्ट ऑप्शन कर देने। पहला है आपका 13 में डेटर। डेटर क्या होते हैं? जब हम किसी को माल उधार में सेल करते हैं तो वो हमें पैसे देगा एक ना एक दिन, तो डेटर कहलाएगा। डेटर यानी एसेट है। क्रेडिटर, अगर हमने किसी से माल उधार में परचेज करा है तो हमें उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज हमने उससे माल उधार लिया है। जब हम उसे सेल कर देंगे अपने सामान को तो प्रॉफिट हमारे पास आएगा, मगर उसका मैक्सिमम पैसा जो है हम जब हमने उधार सामान लिया था उसे, देखो जब हम किसी को उधार में सामान दें तो वो डेटर कहलाता है एसेट। जब हम किसी से उधार में सामान लें तो वो लाइबिलिटी कहलाता है कैपिटल। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने कोई बिजनेस जो 10 लाख से स्टार्ट करा तो ऐसा नहीं है सारे पैसे हमें बैंक दे देगा। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है बेटा कि सारे पैसे हमें बैंक दे देगा या कुछ दे देगा। कुछ पैसा तो हमारे को पहले लगाना पड़ेगा ना उस बिजनेस में। अगर हमारा बिजनेस में 10 लाख रुपए लगते हैं तो शुरू में हम उसमें 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए अपनी जेब से लगाएंगे, या हो सकता है हम अपने प्लॉट पे उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, या हम अपनी गाड़ी या बाइक को वहाँ यूज़ करेंगे। उसे बोलते हैं ऑनर इक्विटी। बेटे क्लियर हो गया। और फोर्थ है कमीशन रिसीव। जब हम कोई कमीशन उसमें प्राप्त करेंगे वो इनकम कोई। तो मैंने मैच कर दिया है। फर्स्ट का ए होना चाहिए, सेकंड का बी, थर्ड का डी। मैच कर लो तो आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है। ये ऑर्डर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। आपको आपस से मैच करना है। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? जो कंजर्वेटिज्म एक प्रिंसिपल है जो रिकॉर्ड करता है सारे लॉस को रिकॉर्ड करेगा मगर गेन यानी प्रॉफिट को इग्नोर। तो गोइंग कंसर्न क्या है? कोई बताता है कि बिजनेस को हमें कंटिन्यू चलना। तो इसमें फर्स्ट का ए है, सेकंड का है, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसका आपका कॉन्सेप्ट। अरे मैच जो उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बेटा ये concept क्या होगा? एक्सपेंस मैच विद रेवेन्यू। जो भी हमने कमाई करी उस कमाई में जो खर्चा भी हुआ वो भी मैच करा देना। फिर कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हम अर्न या इनकेयर करा जितना हमने अर्न करा या जो हमारे पास पैसा भी आने वाला, सब एक्चुअल कॉन्सेप्ट ले जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का ए का बी, थर्ड का सी। मैच का देखो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल याद रखना। डीओई का पेपर है तो बेटा इंपॉर्टेंट है ये पेपर। अगर जिन बच्चों के अकाउंट में प्रिपरेशन थोड़ी भी कमज़ोर है या नहीं कर पाए हैं, अगर वो इसे अच्छे से करेंगे, अभी इसका पार्ट बी सी भी आएगा, कंप्लीट पेपर मिलेगा आपको ये। अगर आप इसे कर लेंगे तो गारंटी है कम से कम आपके 40-50 नंबर आ जाएंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी कमज़ोर है। चलिए देख लेते हैं जर्नल 15 में। देखो जर्नल जो है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। लेजर, लेजर का काम क्या है? क्लासीफाई करना है अकाउंट, अकाउंट को क्लासीफाई कर देना कि रियल है नॉमिनल है। ट्रायल बैलेंस समरी बताएगा, बैलेंस शीट पे ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? समरी दे देगा। और कैश बुक क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा कैश ट्रांजेक्शन को। क्लियर है इतना? तो इस हिसाब से फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये बात समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 60। एक्यूरियल बेसिस रिकॉर्ड इनकम व्हेन अर्न एंड एक्सपेंस वाज इनकर्ड रिगार्डलेस कैश फ्लो का ये होगा। बिजनेस एंड ट्रेड्स, बिजनेस एंड ऑनर्स एप्लीकेशन, दोनों इसके करेक्ट हैं। थर्ड है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, रिकॉग्नाइज ऑल प्रोबेबल लॉस बट नॉट अनरियलाइज्ड गेन्स। कैश बेसिस में रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑन कैश रिसीव। कैश बेसिस में क्या है?
सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शनों को इसमें लिया जाता है। ठीक है, याद रखना, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में, ये सिंगल बैंकिंग अकाउंट दो टाइप की होती है ना, एक कैश बेसिस होती है और एक कैश क्रेडिट, दोनों के लिए कंजर्वेटिव प्रिंसिपल तो रिकॉग्नाइज ऑल द क्वेश्चन नंबर फिलअप्स है, पहला फिलअप्स है द डैश कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस आर रिकॉर्डेड the dash concept states that business and owners are separate entity। कौन सा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि बिजनेस जो है, ऑनर जो है, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेस ने कोई नुकसान भी कर दिया तो ऐसा नहीं है इसमें मालिक का तो आप जेल करोगे, वो बिजनेस के ऊपर केस चलेगा। ऐसे टाटा है, रतन टाटा, टाटा आज टाटा नहीं है ना, और टाटा की कोई कार या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके कारण पब्लिक को कोई नुकसान हो जाए, तो क्या रतन टाटा अब है ही नहीं, उनके फादर भी नहीं थे, तो कोई जेल थोड़ी हो जाएगी उन्हें, कंपनी पे आप क्लेम कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बिजनेस एंड, आंसर होगा 17 का बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है द डैश प्रोसेस ट्रांसफर जर्नल एंट्री लेजर। जब जर्नल की एंट्रियों को लेजर में ट्रांसफर करा जाए तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल एक प्रोसेस को लेजर अकाउंट में ट्रांसफर देते हैं। नेक्स्ट है द डैश अकाउंट डेबिट गुड्स आर परचेज फॉर सेल। ऐसा कौन सा अकाउंट है अगर हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं दोबारा बेचने के लिए, तो खरीद रहे हैं तो हमारे खर्चे तो हो रहा है, तो कर रहे हैं हम, जब हम कुछ परचेज करेंगे तो हमारे तो जाएंगे, तो हमारा कैश तो कम हो रहा है, कैश एक एसेट है। मगर दूसरी तरफ हम गुड्स भी तो परचेज कर रहे हैं, और गुड्स क्या है, वो भी तो हमारी एक एसेट आ रही है, पर दूसरी एसेट हमारे पास आ रही है, ठीक है, कि हमें उस चीज़ को रीसेल करना है उससे हायर प्राइस पे, क्या होगा, तो वो कहलाएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इसका डेबिट हो जाएगा जब गुड्स को हम परचेज करें। दैट डैश परचेज टू री कंसिडर डिफरेंस बिटवीन, जब हम कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को चेक करें तो किसके थ्रू चेक कराएं, तो ट्रायल बैलेंस का आपसे समझ ले, समझ आ गए होंगे आंसर्स। मैं लिख भी देता हूँ, आप इन्हें समझ लीजिए। मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, समझा भी दिए हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटिटी, आ जाएगा बेटा 17 का आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटिटी। 18 का आंसर हो जाएगा आपका जर्नल, 19 का आंसर हो जाएगा परचेज, और 20 का आंसर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। क्लियर है, तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आया सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, क्लासिफिकेशन अकाउंटों की विद एग्जांपल है, उसके अलावा कौन सा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एग्जांपल दे रहे हैं हमारे को, जब एसेट बढ़ेगी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और टी शेप अकाउंट बनाना सीखना है हमें। ठीक है, फिर सेक्शन सी भी है, तो अभी इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, पर पहले देखा जाएगा आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को कितना लाइक करते हैं, कितने दोस्तों को शेयर करते हैं। अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये वीडियो जो सेक्शन बी और सी पार्ट है आपको जल्दी ही विद इन 1 और 2 डेज में आपको सेक्शन बी और सी पार्ट भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिल जाए। ये सब आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं वीडियोस को, चैनल को। बाकी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर करें। जिन्होंने अकाउंट्स में कुछ खास नहीं पढ़ा है, अगर वो इसे पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि वो 40-45 के आसपास नंबर ले ही आएंगे। अच्छा पढ़ा है, के लिए एक हेल्प करेगी, अच्छे नंबर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट।